तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल। इसका ये एक सैम्पल पेपर आप समझ सकते हैं या फिर प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है जियोग्राफी का क्लास 12 टर्म 2 का, वो होने वाला है आपका 18 मई को। जी हाँ बच्चों, 18 मई 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों। तो इस बोर्ड एग्जाम जो आपका ये होने वाला है, इसके लिए हम लोग आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं या सैंपल पेपर कह लीजिए या एक इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए। 18 मई को जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा उनको कि ऑलरेडी हमने 6 पेपर आपका जियोग्राफी का करवा दिया है। चैनल पे आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएगी सैंपल पेपर्स की, ठीक है। तो अगर आपने इन 6 पेपर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। इससे आपका जो 18 मई को बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, मतलब जियोग्राफी का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 18 मई 2022 को, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है, ठीक है। आज का ये जो वीडियो है ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 7 होने वाला है जियोग्राफी का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जियोग्राफी सब्जेक्ट का जो कोड होता है आपका 0 to 9 होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी है। इसका जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा और 35 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। बोर्ड का पेपर इस तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका सीरीज लिखा हुआ रहता है। सेट 3 है हमारा। मैंने आपको सेट 1 भी करा रखा है, 2, 3 और 4 भी करा रखा है। दोबारा से सेट 1, 2, 3, 4, फिर वापस से 1, 2, 3, 4, इस तरह से मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। तो सारे सेट करवा रखे हैं, लेकिन जो अभी हम पेपर देख रहे हैं इस सीरीज का, ये सेट 3 देख रहे हैं। कोड नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका पेपर के अंदर कोड नंबर लिखा हुआ आएगा। जो मैं पेपर करवा रहा हूँ ये जस्ट एक सैंपल पेपर के थ्रू मान सकते हैं। इसी पैटर्न के अंदर आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आने वाला है। यहाँ पर रोल नंबर वगैरह के लिए सेक्शन दिया होगा और कुछ और यहाँ पर बेसिक बातें लिखी हुई रहेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 इसमें मुद्रित पृष्ठ है और एक मैप वाला क्वेश्चन आएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। नीचे चलते हैं। नीचे सामान्य निर्देश दिया हुआ है। अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों हिंदी में। मैं इंग्लिश में आपको समझा देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। तो देखिए इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं सामान्य निर्देश को। और 5 सेक्शन होगा जियोग्राफी का पेपर में आपका। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ये हमारा सेक्शन ए के अंदर आएगा, जिसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई 3 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन होगा आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, स्रोत आधारित, ठीक है। सेक्शन सी जो होगा इसके अंदर आपसे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन डी के अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं हमारे 5-5 नंबर वाले, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन ई जो होगा हमारा, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन, जो कि मैप से रिलेटेड होगा। तो ये रही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने सेक्शन के ऊपर। तो हमारा सेक्शन ए है बच्चों। तो देखिए सेक्शन ए, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है आपको। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि फुटकर व्यापार को परिभाषित करना है हमें, ठीक है। फुटकर व्यापार क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, लेकिन एक बार फिर से समझिए। देखिए इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेडी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदि जो है हमारे डाक आदेश आदि आते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है, एक दुकानदार होता है। एक क्या होता है, दुकानदार होता है। और दुकानदार से हम लोग जो कस्टमर लोग हैं, कौन लोग हैं, कस्टमर्स लोग जो है, हम लोग जो है, ये डायरेक्ट रूप से क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो ये फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। किस व्यापार के अंतर्गत आता है, फुटकर व्यापार। यानी कि जो दुकान वाला है उससे हम लोग डायरेक्ट रूप से, जो ग्राहक होता है ये सामान खरीदता है। ग्राहक हम लोग है और दुकान वाला हमें सामान बेचता है छोटे रूप में, फुटकर रूप में, ठीक है। और ये दुकान वाला जो सामान खरीद के लाता है ये होलसेल रेट पे लाता है, ठीक है। यानी कि थोक में खरीद करके लाता है ये। तो ये थोक व्यापार के अंतर्गत आएगा। और जो ये हमें सामान बेचता है ये फुटकर व्यापार के अंतर्गत आएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। तो उत्तर है कि साइबर स्पेस इंटरनेट विद्युत तरंगों द्वारा निर्मित कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW जैसी इंटरनेट द्वारा आवृत्त है, ठीक है, आवृत्त है। इससे सूचनाओं का प्रेषण तथा प्राप्ति विद्युत तरंगों के रूप में कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी किया जा सकता है। इंटरनेट 100 से अधिक देशों के लगभग 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में सफल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साइबर स्पेस क्या होता है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि परिवहन जाल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए परिवहन जाल क्या होता है ना, परिवहन जाल जो होता है ना, परिवहन मार्ग की विविध श्रेणियों से कई स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। जब एक स्थान दूसरे स्थान या केंद्र से कई मार्गों से जुड़ जाता है तो एक परिवहन जाल का निर्माण होता है। सपोज दैट, मान लीजिए इधर से एक सड़क आ रही है, इधर से सड़क आ रही है, इधर से इधर से इधर से इधर से आ रही है, बीच में ये जुड़ रहा है, ये केंद्र बन रहा है, तो ये हमारा परिवहन जाल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक समझ सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के निवासियों की 2 मुख्य समस्याएं कौन सी है, आपको बताना है। तो पहला है आपका यहाँ की समस्या है, इन क्षेत्रों की जलवायु अत्यंत कठोर है। यहाँ की जो जलवायु है, अगर गर्मी रहेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला है कि इन क्षेत्रों में आधारभूत संसाधनों का अभाव है। आधारभूत संसाधन का मतलब जो बेसिक नीड की जरूरतें होती है ना, जैसे कि बिजली, पानी, ठीक है, इस तरह की जो चीजें है ना, वो उनका अभाव है। ये चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो 2 नंबर के लायक आप 2 पॉइंट में एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं। आगे अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी कहते हैं, जो कि आपका स्रोत आधारित प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है कि दिए गए स्रोत को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका स्रोत आधारित। तो ये जो हमारा स्रोत है, ये नमामि गंगे कार्यक्रम के ऊपर बेस्ड है। नमामि गंगे कार्यक्रम आपको पता होगा, गंगा की सफाई अभियान के लिए चलाया गया था, और भी बहुत सारे उद्देश्य थे इसके अंतर्गत। तो ये सारी चीजें, इसका स्रोत आप अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में कुछ बातें हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 4.4 में कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया था। उसके बाद अगला है कि 4.5 में कि नमामि गंगे कार्यक्रम का कोई एक उद्देश्य आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने जो आंसर लिए हैं, सारे आंसर यहीं से है, कुछ कुछ आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। तो कोई एक यहाँ पर आपको क्या उद्देश्य बताना था, तो मैंने यहाँ से ये वाला उद्देश्य ले लिया है, और यही वाला उद्देश्य यहाँ पर लिख दिया है कि नदी के किनारे पर जो किनारे होते हैं ना, किनारों पर वनीकरण, जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो। यानी कि जो नदी के किनारे हैं, वो उन पे वहां पे वन लगाया जाए, जिससे कि जो जैव विविधता है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 4.6 में कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। 2000 आई थिंक शायद 14 में था। एक बार आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा किस वर्ष चलाया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तर आधारित प्रश्न, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, सॉरी, इस तरह से देखिए 6 नंबर का है ये हमारा टोटल सेक्शन, और इस तरह से आपको इस तरह से जो क्वेश्चन है एक बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ गलत था। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा कि महामार्गों की परिभाषा देते हुए इनकी प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो महामार्ग बोले तो हाईवे टाइप का आप समझ सकते हैं, ठीक है। महामार्ग वे पक्की सड़कें होती हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं जो कि निम्नलिखित है। तो महामार्ग आप समझ गए, वे ये एक पक्की सड़कें होती हैं जो कि यह दूर स्थित, बहुत दूर दूर जो जगह होता है ना, उनको मिलाता है। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि महामार्गों को आबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती है यहाँ पर।
आप देखेंगे हाईवे वगैरह पे आपको लाल बत्ती बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त एवं कई लेन वाली होती है, यानी कि जो हाईवे वगैरह होता है आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसमें स्पीड लिमिट नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है। तो भाई 100, 80, 120, 150 ऐसा चलाओ आप गाड़ी, क्योंकि ये हाईवे बहुत लंबा बना होता है और बहुत दूरी को तय करने के लिए आप हाईवे पकड़ते हैं, नहीं तो नॉर्मल सड़क तो हमारी होती है। उसके बाद अगला है कि इनकी चौड़ाई 80 मीटर होती है, ठीक है, और ये कई लेन वाली होती है। हमारी जो नॉर्मल रोड होती है ना उसमें एक इस टाइप से आपको रोड देखने को मिलेगा, लेकिन जो हाईवे होगा ना उसमें इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये लेन जो है ये बाइक वालों के लिए, ये लेन जो है कार वालों के लिए, ये वाली जो लेन है ये ट्रक वालों के लिए, समझ रहे हैं ना, इस टाइप से आप देख रहे हैं ना। ये आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये वाली जो रोड होगी ये बाइक वालों के लिए होगी, ये वाली जो रोड होगी ये कार वालों के लिए होगी, ये वाली जो रोड होगी ये हमारी किसके लिए होगी, बस या फिर ट्रक वालों के लिए। तो कई लेन का मतलब अलग अलग सड़कें आपको देखने को। ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों पत्तनों को मिलाती है। ये जो सड़क होती है ना हमारी, देश के जो प्रमुख नगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि ऐसे नगरों को मिलाती है। और जो हमारे पत्तन है, चाहे मुंबई आपका पत्तन हो गया, आपका कांडला पत्तन हो गया आपका, ठीक है, या कोलकाता हो गया, तो इन पत्तनों को मिलाती है। उसके बाद है इन सड़कों के किनारों पर रेलिंग लगी हुई होती है ताकि कहीं पर भी इनको क्रॉस ना किया जा सके, यातायात निर्बाध गति से चलता रहे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ना इस तरह से हाईवे होता है जहां पर, तो उसके जस्ट किनारे किनारे आप देखेंगे तो इस तरह से एक सेफ्टी बैरियर टाइप में लगा रहता है। मैं आपको इस टाइप से एक करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो ये सेफ्टी बैरियर लगा रहता है इस टाइप से कि भाई ये हाईवे है, इसके अंदर मत जाओ। ये यहाँ पर एक तो गाड़ी जो है बहुत तेज जो है सो की तेज गति से चलता है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सो कि यातायात जो है निर्बाध गति से चलता रहे, मतलब फटाफट चलता रहे, रुके ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको गाड़ी रुके ना, इसीलिए यहाँ रेलिंग वगैरह भी लगा रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा महामार्ग क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न में कि तांबे के 2 लाभ आपको बताने हैं और भारत के 4 मुख्य तांबा क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तांबा का लाभ समझते हैं बच्चों। बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि के बनाने तथा विद्युत यानी बिजली के उपयोग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। अगर आप बिजली में चाहे चाहे आप बिजली का कोई मोटर चला रहे हो पानी के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर देख लो, जनरेटर देख लो, सब में तांबा चाहिए। तो तांबे का तो एक ये लाभ लिख सकते हैं कि तांबे इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन सब में काम आता है। और अगला आप लिख सकते हैं बच्चों कि यह एक आघात वर्धनीय तथा तन्य धातु है, यानी कि इसको हम लोग लंबा कर सकते हैं, खींच के छोटा मोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। तन्य धातु मतलब तान सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए और इसे सोने के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। सोना वगैरह जो होता है हमारा गोल्ड होता है, उसके अंदर भी तांबा मिलाया जाता है जिससे कि उसे मजबूत बनाया जा सके। अब देखिए खनन क्षेत्र जहां पर ये मिलता है, ठीक है, झारखंड का हमारा सिंह भूमि जिला हो गया, मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया, राजस्थान में हो गया हमारा झुंझुनू, अलवर व खेतड़ी जिले में हमारा ये पाया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं हैं, इस कथन को उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो भारत का इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर अलग अलग प्रादेशिक विषमताएं हैं, यानी कि जैसे कि दिल्ली में आपको अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वहीं अगर आप बिहार में चले जाइए तो वहां पे आपको कम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप इधर केरला साइड चले जाते हैं तो वहां पर अलग डेवलपमेंट मिलेगा, मुंबई में चले जाइएगा तो वहां अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि प्रादेशिक विषमताएं हैं, ठीक है। तो इसको उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जब भी आपका पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो पहले तो उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले तो उसका हिंदी पढ़िए, ठीक है, क्या पढ़िए, हिंदी पढ़िए। अगर हिंदी में आपको समझ में आ जाता है तब तो वेल एंड गुड है। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आता है तो उसका एक बारी इंग्लिश भी जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश एक बारी आप पढ़ लेंगे, हिंदी में क्या होता है ना, जैसे कि देखिए प्रादेशिक विषमताएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कई बार पर्यायवाची शब्द दे देता है, यानी कि शब्दों को घुमा देता है। लेकिन जो आपका इंग्लिश होगा इसमें शब्दों को नहीं घुमा सकता है, ठीक है, घुमाएगा भी तो आप समझ जाएंगे।
तो इसीलिए एक बारी हिंदी पढ़ा कीजिए क्वेश्चन का, एक बारी इंग्लिश पढ़ा कीजिए। पहली बार में अगर आपको हिंदी में समझ में आ गया तब तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऐसे हिंदी के शब्द दे देगा जिसमें आपको क्वेश्चन को समझना बड़ा टफ हो जाएगा। तो उसकी एक बार इंग्लिश भी जरूर पढ़ लिया कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बेशक से इंग्लिश आपकी कमजोर हो, लेकिन इंग्लिश एक बार पढ़ा कीजिए। बेसिक तो आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते ही होंगे, तो बेसिक इंग्लिश तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। प्रादेशिक विषमताएं के बारे में भारत का, तो भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं साफ झलकती हैं। जैसे कि आंतरिक भागों की तुलना में तटीय प्रदेश अधिक निर्धन है हमारे, यानी कि जो भारत के आंतरिक भाग है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई तो हालांकि हालांकि तटीय इलाकों में आ जाएगा, लेकिन जो अंदर वाले भाग है बच्चों हमारे, वो काफी ठीक ठाक है। लेकिन जो तटीय प्रदेश है, ठीक है, वो काफी निर्धन है, यानी काफी गरीब माने जाते हैं। ठीक है, व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास अधिक व्यापक है। पंजाब व केरल के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विषमता कम है। ठीक है, पंजाब और केरल वगैरह का अगर हम लोग गांव का क्षेत्र देखें और नगर का क्षेत्र देखें तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद है बच्चों हमारा कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वे अभी भी कम विकसित देखने को मिलेंगे आपको। साथ साथ अगला पॉइंट देखिए कि भौतिक बाधाओं जैसे शुष्क यानी कि सूखा क्षेत्र, जलवायु, उबड़ खाबड़, पर्वतीय व पठारी भूमि तथा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र आदि ये पिछड़े हुए जगह है। ऐसी चीजें, प्राकृतिक आपदाएं जहां पर आती रहती है ना भारत के जिन जिन राज्यों में, वो अभी भी पिछड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ उसके बाद अगला है कि विभिन्न विभिन्न यानी कि विभिन्न विभिन्न कह रहा हूँ, वही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर से भी काफी विषमताएं हैं और स्त्रियों की साक्षरता दर में भी काफी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अगर आप केरल वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़े लिखे लोग देखने को मिलेंगे। बिहार वगैरह की लिटरेसी रेट देखेंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगी। वहां पे बिहार में अगर स्त्रियों की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो तो और भी आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी काफी भिन्नताएं देखने को मिलती है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो अगला हमारा सेक्शन आ जाता है डायरेक्ट सेक्शन डी, जिसको हिंदी में खंड डी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपसे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन करना है टोटल। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और टोटल ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन डी, ये 15 नंबर का सेक्शन है हमारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, 7वां क्वेश्चन सेक्शन डी का, कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक किन्हीं 5 उपायों का आपको वर्णन करना है। तो जो हमारा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, इसमें सतत पोषणीय विकास जो है हमारा, ठीक है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो पहला है आपका जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करके। ठीक है, यानी कि जो जल प्रबंधन, जल को प्रबंधित करने का यानी मैनेज करने की जो नीतियां बनाई गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको पूरा कठोरता से पालन करना है आपको। ये नहीं कि ऐसी नीति बन गई तो ऐसे भूल जाना है, नहीं। अगर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सतत पोषणीयता को बढ़ावा देना है तो जल प्रबंधन नीतियों का कठोरता से पालन करना होगा आपको। ठीक है, आगे सामान्य जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए, यानी कि जो ज्यादा पानी लेने वाली जो फसल है उनको नहीं बोना चाहिए। साथ ही साथ कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना चाहिए, भूमि विकास तथा समतल और बाढ़ बंदी पद्धति प्रभावित रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके, मतलब पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कुछ कुछ चीजें और लिख रखा है कि जैसे कि जलाक्रांत वृक्षों की रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास पारितंत्र विकास से अति आवश्यक है। निर्धन आर्थिक स्थिति वाले मुआवदियों को की कृषि के पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। जिनके पास पैसा वैसा नहीं है भाई उनको पैसा दो। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर आपको बता रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। ठीक है, तो देखिए सड़क परिवहन बहुत ज्यादा फायदेमंद क्यों माना जाता है, आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलुआ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, यानी कि खराब जगहों पे भी सड़क बनाई जा सकती है, चाहे वो कोई पहाड़ी क्षेत्र क्यों ना हो। ठीक है, लद्दाख जैसी जगहों पे आपने देखा
की सड़क बनी हुई है, ठीक है। सड़कें जो होती है ना, द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करता है। यानी कि मान लीजिए ये मेरा घर है और ये जो है सो कि मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। तो मेरे को अगर अपने घर से कुछ ले करके अपने दोस्त के घर जाना हो तो तुरंत बाइक चालू चालू करूंगा बाइक और अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वहीं आप ये थोड़ी ना सोचेंगे कि चलिए अपने घर से फ्लाइट लेके अपने दोस्त के घर पहुंच जाता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी आप बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा, ना के बराबर। उसके बाद अगला है रेल मार्ग भी जो है सो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आपको अपने घर से अपने घर दूसरे जो दोस्त है उसके घर जाना है तो रेल से चले जाए, नहीं भाई, क्योंकि सामने सामने अगर दूर हो बहुत ज्यादा तो बात अलग है, समझ रहे हो। और दूर भी होगा तो रेल जो है आपको प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ेगा। लेकिन सड़क क्या है, द्वार टू द्वार, यानी कि घर से घर तक कह सकते हैं आप, चीजें अवेलेबल करवाता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन को साधनों की पूरक है, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि रेलवे परिवहन जो करते हैं ना वो सड़क परिवहन के बिना अधूरा है। इस तरह से पूरक यानी एक के बिना दूसरा अधूरा। शीघ्र खराब होने वाले सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं, यानी कि जल्दी खराब होने वाला सामान जैसे दूध है, दूध की शेल्फ लाइफ जो होती है 2 दिन की होती है, यानी 2 दिन तक आप सही से इस्तेमाल कर लो, मैक्सिमम 3 दिन जाएगा, उसके बाद वो खराब हो जाता है। अमूल का दूध है, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर लाना फटाक से उसको लोड करो गाड़ी वाड़ी में, टेम्पो वेम्पो में लोड करो, फटाक से ले आओ, ठीक है। तो इसीलिए जो जल्दी खराब होने वाले सामान है उसको ढोया जा सकता है। थोड़ी दूरी की जो मात्रा है उसके लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है, यानी कि मान लीजिए आपको ट्रेवल करना है मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो बहुत सही है, सड़क से ट्रेवल कर लो। 10 किलोमीटर के लिए आप ट्रेन थोड़ी ना पकड़ोगे, तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद अगला है यहाँ पर हमारा कि सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव अपेक्षाकृत आसान भी है तथा लागत कम भी आती है, देखा जाता है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जिससे कि जो हमारा सड़क परिवहन है वो भारत में अन्य साधनों की तुलना में, परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में ज्यादा उपयोगी माना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला ये अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 नंबर का ये भी, कि भारत में सर्वाधिक प्रभावी व अधुनातक व्यक्ति संचार प्रणाली कौन सी है और उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन सी चीज है संचार प्रणाली में, तो सभी संचार तंत्रों में इंटरनेट सबसे प्रभावी व अधुनातक है, यानी कि अधुनातक मतलब आधुनिक संचार प्रणाली है। और इसकी विशेषताएं जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरनेट जो है हमारा, इंटरनेट विभिन्न मंदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़े भी उपलब्ध कराता है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल कराता है। नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ऑफिस में, घर में, आप खुद भी इंटरनेट का ही यूज करके ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो देख रहे कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से कम लागत में सूचनाओं की अभिगम्यता प्रदान करता है, मतलब आप ईमेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में ही कहीं पे भी। चंद केबी लगेगा आपका, कितना लगेगा, केबी के आसपास लगेगा, करीबन मान लीजिए 1 केबी लगेगा, और 1 केबी बहुत कम होता है। अगर आप एक दिन में आपको कितना मिलता होगा, 1.5 जीबी मिलता होगा, इतना मिलता होगा ना। या मान लीजिए आपको 1 जीबी मिल रहा है ना, तो 1 जीबी में आपका 1000 कुछ 24 MB के आसपास होता है, ठीक है। और 1 MB में 1000 कुछ, मान लीजिए वही 24 केबी ले लीजिए, 1024 केबी होता है, समझ रहे हैं। यानी कि 0.0001 पॉइंट आपका खर्च होगा, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह से आप और चीजें भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न पे। यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमारा बच्चों, कि भारत में अन्य सड़कों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सा 2 प्रकार की सड़कें शामिल है, ये आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो 2 प्रकार की सड़कें कौन सी है हमारी, तो भारत में अन्य सड़कें जो है हमारे, इसके 2 प्रकार है। पहला है सीमावर्ती सड़क देखने को मिलेगा और दूसरा अंतरराष्ट्रीय महामार्ग देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो सीमावर्ती सड़क के बारे में समझिए पहले। सीमावर्ती सड़कें सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, तो इसके द्वारा बनाई जाती है। देश के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व सीमा से सटे राज्यों के आर्थिक विकास एवं रक्षा दृष्टि से इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, चंडीगढ़ से मनाली होते हुए लेह तक औसतन 4270 मीटर वाली सड़क जो है आपका, उसका निर्माण किया है। 70 किलोमीटर वाली एक तरह से कह सकते हैं, इसका निर्माण किया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों
अगला यहाँ पर हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग में क्या लिख सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों से सद्भावना व मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए इनका निर्माण किया जाता है या इनका विकास किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत है हमारा, ये आई से इंडिया है हमारा, और ये पी से पाकिस्तान आतंकवादियों वाला ये है, ठीक है। अब मान लीजिए पाकिस्तान में क्या है, गेहूं की कमी हो गई, तो हमारे यहाँ से पाकिस्तान तक के लिए रोड जाती है, ठीक है। बस इसका इस्तेमाल कब होगा, जब हमें अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अच्छा बनाना होगा। वो बात अलग है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो, और गरीब देशों को जानता ही कौन है वैसे भी, यहाँ पे करप्शन इतना ज्यादा हो। हालांकि भारत में भी करप्शन इतना ज्यादा है, लेकिन हम अपने देश के लिए समर्पित है। पाकिस्तान में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और ना ही वहां पर कभी एक लोकतांत्रिक शासन देखने को मिला है, ठीक है। एक अच्छा लीडर ही एक देश को बना सकता है, एक अच्छा लीडर ही एक देश को बिगाड़ सकता है। खैर चलिए, तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। अगला पॉइंट है कि लाहौर को दिल्ली से बाघा बॉर्डर के द्वारा जोड़ा गया है तथा इसी प्रकार पड़ोसी देशों नेपाल बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के द्वारा जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया ना कि दो देशों के बीच में भी सड़क होती है आपका, जैसे कि ये हमारा भारत है और ये पाकिस्तान है, या फिर ये बांग्लादेश है, या फिर ये नेपाल है। तो हर हमारा देश से कनेक्टिविटी है रोड के थ्रू। किसके थ्रू? रोड्स के थ्रू हमारा कनेक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन इनका इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसमें आपसे मानचित्र आधारित प्रश्न, मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से इसमें कोई आपको 5 क्वेश्चन करना होगा, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मैप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट जरूर कीजिएगा। ये मैप मैंने आपको करवा दिया है। फिलहाल के लिए आप मैप देखना चाहते हैं तो हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, 2 और 3 देख सकते हैं। इन तीनों में मैंने अलग अलग टाइप के आपको मैप करवा रखे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, जो 18 मई को है ना, 18 मई 2022 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए। तो ये याद रखिएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि और जो है आपके लिए मैप का एक सेपरेट वीडियो ला करके दे दूं आपको। तो बस बच्चों, यही था हमारा जियोग्राफी का जो ये 7th सैंपल पेपर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं वीडियो को, उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। 7th कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा ये 8th सैंपल पेपर के ऊपर आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल कलर का बटन दबा करके। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, हमारे चैनल पे आने वाली जितने भी नई वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा बच्चों। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।